गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 13 चैप्टर पढ़ लिया था, है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने बताए थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 14, द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857 का विद्रोह, जिसको भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857। India has been a prosperous country since ancient times. India has been famous for its spices, cotton, silk, textiles, gold and pearls all over the world. समृद्ध देश कहा जाता है प्राचीन समय से, है ना, जिसमें हमारे देश के पास यानी भारत इंडिया के पास स्पाइसेस मसाले, कॉटन यानी कपास, सिल्क, टेक्सटाइल सिल्क कपड़े, गोल्ड और पर्ल्स यानी मोती, इनके लिए यह पूरे संसार में हमारा देश जो है वो फेमस है। द अरब्स वेयर द फर्स्ट पीपल टू एस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ इंडिया। तो इसीलिए हमारे देश का संबंध, इंडिया का संबंध जो है कई सारे देशों से व्यापारिक संबंध था, ट्रेड रिलेशनशिप था, है ना, व्यापार करते थे। अलग अलग कंट्री से लोगों ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया, है ना। सबसे पहले जो आए यहाँ पे वो अरब्स थे, अरब के लोग थे। वे द फर्स्ट पीपल टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ इंडिया। लेटर इंडिया कैरिड ऑन ट्रेड विथ अदर कंट्री, और कई देश जो है भारत के साथ बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया, ट्रेड व्यापार स्टार्ट किया, है ना, जिसमें रोम, ग्रीस इत्यादि कंट्रियाँ का नाम आता है। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन ट्रेडर्स की, है ना, यूरोप के व्यापारियों की बात करेंगे। अबाउट 500 years ago द पुर्तगीज डिसाइडेड टू ट्रेड विथ इंडिया। पुर्तगीज यानी पुर्तगाल के लोगों को कहा जाता है, जिन्होंने यह फैसला किया कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे, है ना, बिजनेस करेंगे। वास्को डा गामा, अब पुर्तगीज सेलर, पुर्तगाल के सेलर जिनका नाम था वास्को डा गामा, was the first European who discovered the sea route to India. उन्होंने ही यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498। His ship landed at Calicut in केरला, और जब वो जहाज लेके चले तो उनका जो है जहाज केरला में आके लैंड किया, केरला के कालीकट में आके लैंड किया। सोन द पुर्तगीज टूक ओवर द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट, और कालीकट के राजा से इन्होंने मसाले का व्यापार शुरू कर दिया, है ना। दे अमेस्ड ग्रेट वेल्थ फ्रॉम इंडिया एंड बिकम वेरी रिच, और इन्होंने खूब फायदा उठाया, खूब मुनाफा कमाया भारतीय सामान को बेच के, है ना, और अपनी पूंजीपति को बढ़ाया, है ना, समृद्ध हो गए, अमीर हो गए। दे फाउट अगेंस्ट द अरब ट्रेडर्स एंड ड्रोव देम अवे। इन्होंने अरब ट्रेडर्स के साथ युद्ध किया और उनको भगा दिया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 16th century अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सप्लॉइट इंडियन सोर्स। अब धीरे धीरे करके लोगों को पता चल गया कि भारत के पास ऐसी चीजें हैं जिसको बेचकर, है ना, कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है ना। तो धीरे धीरे ये बात पूरे विश्व में फैलती गई और अलग अलग देश ने भारत के साथ व्यापार करने का फैसला किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 16th century अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सप्लॉइट इंडियन सोर्स, है ना, इसको शोषण करना जिसको कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण, यानी कम दाम में खरीद कर यहाँ से ले जाते थे बहुत कम कीमत में, और अपने देश में जाकर ऊंची कीमत में इसको बेचते थे और कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाते थे, है ना। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज जिसमें डच, ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपना भारत में व्यापार करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, अपने पैर जमाने का प्रयास किया, है ना। इन इंग्लैंड ए स्पेशल कंपनी was set up in 31st December 1600 for this purpose by the name of the East India Company.
और इस प्रकार 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की, ब्रिटेन की कंपनी ने आके यहाँ पे अपना व्यापार शुरू किया और उस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, है ना। इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, ठीक है। इन द 16th century द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, एस्टैब्लिश इज फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर। जो भारत में पहला जो ट्रेडिंग सेंटर बनाया इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सेंटर था सूरत में, सूरत में स्थापित किया विद द परमिशन ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर। और उस समय में भारत पर जहांगीर का शासन था। दे सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। और अपने जो है व्यापार केंद्र को जो है अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार केंद्र स्थापित किए, जिसमें सबसे पहले तो सूरत में किया, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगर में अपने केंद्र की स्थापना की। दे हैड ह्यूज गोडाउन्स एट दिस प्लेसेज। और बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए इन जगहों पर। लेटर दे बिल्ड फोर्ट्स। और फिर किला का निर्माण किया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर। और अपनी इन जो सामान जो भारत से लेते थे, है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए कई सारे किला का निर्माण किया, कई किलाओं का निर्माण किया। एंड स्टार्टेड कीपिंग देयर ओन आर्मी। धीरे धीरे आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, आर्मी की स्थापना की विथ द एक्सक्यूज टू प्रोटेक्ट दिस गोडाउन्स, ताकि इस गोडाउन्स की रक्षा कर सके, है ना। उसी क्रम में पलासी का युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ पलासी। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, ऑब्जेक्टेड टू बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स एंड कीपिंग देयर ओन आर्मीज बाय द ब्रिटिश। इन्होंने इसका विरोध किया। अंग्रेज जो अपनी आर्मी खड़ा कर रहे थे, जिन्होंने अपना किला तैयार किया था, इसका विरोध किया सिराजुद्दौला, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। ही डिमांडेड देयर रिमूवल बट द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड। उन्होंने डिमांड किया कि इसको हटाओ, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। द नवाब डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट देम। और नवाब ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दी। सिराजुद्दौला ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ी। इसको प्लासी का, द बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। अ बिग बैटल वाज फाउट एट प्लासी ऑन 23 जून 1757। द नवाब वाज डिफीटेड। और नवाब की इस लड़ाई में हार हो गई। एंड ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल। और बंगाल सबसे रिच प्रोविंस था, सबसे अमीर प्रांत था बंगाल, है ना। और जिस पे अंग्रेजों की नज़र पड़ी। और जब इन्होंने अपना जब साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, अपने कंपनी को बढ़ाना शुरू कर दिया, विस्तार करना शुरू कर दिया, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने युद्ध छेड़ा और उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेजों का पावर और बढ़ गया बंगाल पे कब्जा। दे ट्रेन इंडियन सोल्जर्स। उन्होंने भारतीय सोल्जर को, सिपाहियों को ट्रेन किया और अपनी सेना में भर्ती कर दिया। भारतीय सिपाहियों को ट्रेन करके और अपनी सेना तैयार कर ली, अपनी सेना में भर्ती कर लिया, है ना। द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर कॉल्ड शिपवाइज। जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश के आर्मी में काम करते थे, उनको शिपवाइज कहा जाता था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ, है ना। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर आफ्टर बंगाल। द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द पॉलिटिकल पावर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब पहले तो ये व्यापार करने के लिए इन्होंने परमिशन लिया कि शासक से, अपना ट्रेड सेंटर बनाया, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया, फिर किला का निर्माण किया, बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए अपने सामानों को सुरक्षित रखने के लिए, आर्मी बनाई, और फिर धीरे धीरे करके ये अपने क्षेत्र को बढ़ाते चले गए, अपने पावर को बढ़ाते चले गए। एट दैट टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड टू मेनी। और इनके समय में, अंग्रेजों के समय में, भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे, है ना, किंगडम थे। द रूलर्स ऑफ दिस किंगडम्स केप्ट फाइटिंग विच ईच अदर। एक दूसरे से लड़ते रहते थे ये राजा। ये जो छोटे छोटे जो राज्य थे, उनके आपस में ही लड़ाई होती थी। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। और अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया कि ये लोग देखो आपस में ही लड़ रहे हैं और इनको आपस में ही लड़ा कर
अपने पावर को और अपनी शक्ति को और मजबूत किया जाए। और अंग्रेजों ने कुछ ऐसा ही किया। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग वन किंग अगेंस्ट अदर किंग, एक राजा के साथ जाके मिल जाते थे और दूसरे के खिलाफ उसको भड़का के युद्ध करवाते थे। और जो भारत की आपसी शक्ति थी, जो यूनिटी थी, वो कमजोर पड़ती चली। They started supporting one king against the other and in the bargain gained more power and wealth. They signed treaties with the kings who accepted the British supremacy. और ऐसे लोगों के साथ समझौता किया जो अंग्रेजों की बढ़ियता को मानते थे, है ना। Thus the East India Company which came to as India. तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी, है ना, यहाँ पे रूलिंग पावर के रूप में स्टैब्लिश्ड हो गई ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में इसका कब्जा हो गया और व्यापार के बदले इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से जो है ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया। दे इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। भारतीय सामानों पे ये इन्होंने कर लगा दिया, है ना, कई गुना कर लगाते थे। कर यानी टैक्स, है ना। इन इंग्लैंड एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू इंडिया। दे ऑल्सो टुक चीप रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। सस्ते दाम में यहाँ से सामान, कच्चे सामान खरीद कर ले जाते थे, है ना, और वहाँ पे अपने देश में जाकर इससे गुड्स मैन्युफैक्चर करके बना के, है ना, और वहाँ से सामान बना के भारतीयों को महंगे दामों पर देते थे। ड्यू टू दिस पॉलिसी द इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर्ड बैडली। और जिसका अब भारतीयों ने उपजाए सामान, कपास की खेती की जाती थी समय, और जो है इसको ले जाते थे कम कीमत पे और इसको ब्रिटेन की फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर करके और फिर इसको बहुत ऊंचे दामों पर दिया करते थे, है ना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, है ना। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वह बहुत बुरे दौर से गुजरने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय अंग्रेजों की इस नीति से, अंग्रेजों के इस रवैये से बहुत असंतुष्ट हो गए, है ना, दुखी हो गए, असंतुष्ट हो गए, है ना। देयर वॉज डिसकॉन्टेंट एमंग ऑल इंडियंस। सभी भारतीयों में जो असंतुष्टि की भावना थी। द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू ए रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। और ब्रिटिश को समझ में आ गया, अंग्रेजों को, कि यह रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा स्रोत है भारत, है ना। और यहाँ से सामान ले जाते थे लाइक इंडिगो, कॉटन, और वहाँ पे जाके अपनी फैक्ट्री में ब्रिटेन में इससे माल तैयार करते थे, है ना, फिनिश गुड्स बनाते थे और इसको महंगे दामों पर बेचते थे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर वर मेनी बिग कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड, but their production was low as they could not produce cotton due to the cold climate. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जहाँ औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों की स्थापना हम लोगों ने पढ़ा है, और बहुत सारे इंडस्ट्री थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज थे इंग्लैंड में, लेकिन प्रोडक्शन बहुत लो था वहाँ का, बिकॉज दे कुड नॉट प्रोड्यूस कॉटन ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण कॉटन की खेती ये नहीं कर पाते थे। कॉटन ग्रोज वेल इन वार्म क्लाइमेट, जो कि भारत में बेहतर जो है ब्लैक सॉइल इसके लिए उपयुक्त है, और काली मिट्टी में यह खेती, कॉटन की खेती जो है वो अच्छी होती है, जो कि यह नहीं हो पाता था इंग्लैंड में। तो यहाँ से जो है भारत से, इंडिया से जो है अंग्रेज कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में ले जाते थे, है ना, कम दामों में, बहुत कम दामों में, है ना, जिससे भारतीय किसानों में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई,
लोग बहुत दुखी हो गए, उदास हो गए, है ना। द ब्रिटिश ऑल्सो नीडेड इंडिगो अ ब्लू पाउडर, इंडिगो अ ब्लू पाउडर यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग द क्लॉथ, कपड़ों को डाई करने के लिए, रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये खेती की जाती थी भारतीयों के द्वारा और इसको बहुत सस्ते दामों में ले जाते थे ब्रिटेन और वहाँ पे इससे गुड्स तैयार करते थे, कपड़े की डाइंग करते थे, है ना। और जो कीमत मिलनी चाहिए थी इसके बदले भारतीय किसानों को वो कीमत भारतीयों को नहीं मिल पाती थी। पूरी तरह से शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। So they forced the farmers in Bihar to grow indigo, though the farmers did not want to grow indigo as they needed to grow food grains to feed themselves. अब इंडिगो, भारतीय किसान बेसिकली बिहार का नाम आता है, इंडिगो उपजाते थे कि खेती करते थे और इसको अंग्रेज बहुत कम दाम में लेकर चले जाते थे और जिससे इनको बहुत किसानों को नुकसान होता था। तो इन्होंने किसानों ने, भारतीय किसानों ने इसको उपजाना बंद कर दिया, ये उपजाना नहीं चाहते थे। ये उसके बदले में फूड ग्रेन्स उपजाना चाहते ताकि इससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो, लेकिन इसको जबरदस्ती इनसे खेती करवाई जाती थी इंडिगो की, है ना। एज अ रिजल्ट इंडियन फार्मर्स बिकम वेरी पुअर, और सही दाम नहीं मिल पाने की वजह से जो है भारतीय किसान बहुत गरीब होते चले गए। इनको जो खर्चे आते थे खेती में वो भी ऊपर नहीं हो पाता था, है ना। अंग्रेज उससे भी कम दाम देते थे और जिसका रिजल्ट आया कि इनकी भारतीय किसानों की हालत दयनीय हो गई। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री वाज ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड, अंग्रेजों के लालच का शिकार हुआ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, जो भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। द वीवर ऑफ कॉटन एंड सिल्क इन इंडिया वर फोर्स्ड टू सेल देयर क्लॉथ ओनली टू द ब्रिटिश। अब इनको फोर्स किया जाता था कि सिर्फ अंग्रेजों को ही तुम बेच सकते हो, है ना। कॉटन क्लॉथ्स जो है तुम अंग्रेजों को ही सेल कर सकते हो, ऐसे या अंग्रेजों के द्वारा फोर्स किया जाता था। एट द प्राइस फिक्स्ड बाय देम, और प्राइस कौन फिक्स करता था? अंग्रेज ही प्राइस फिक्स करते थे कि तुमको इसी कीमत पर देनी है ना। मतलब हर तरह से शोषण किया जा रहा था भारतीयों का अंग्रेजों के द्वारा। एनीवन फाउंड सेलिंग हिज क्लॉथ टू ए ट्रेडर अदर देन ए ब्रिटिश वाज सेवरली ब्रिटिश, अगर किसी ने अंग्रेजों के बदले किसी दूसरे व्यापारी को अगर कपड़े सेल कर दिए तो उसको बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको यातनाएं दी जाती थी, उसको सजा दी जाती थी। स्लोली द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री वाज फोर्स्ड टू शट डाउन, और जिसका नतीजा हुआ कि इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई। बंद होने के कगार पर आ गई ब्रिटिशों के इन व्यवहारों की वजह से, है ना। The British did not spare even the Nawabs and Kings of India. During British rule, the Nawabs and Kings had no real power. अंग्रेजों के शासन काल में नवाब जो होते थे भारत में और राजा, उनको वास्तविक पावर से वंचित किया गया, शक्ति से वंचित किया गया, वो किसी फैसले को नहीं ले सकते थे। द ब्रिटिश वेरी क्लियरली मेड लॉज थ्रू विच दे कुड टेक ओवर द किंगडम्स ऑफ दिस, और ये अंग्रेजों के द्वारा नीति बनाई गई, नियम बनाए गए जिस पे चलने के लिए बाध्य किया गया। वन सच लॉ वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया जिसमें एक लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्हिच सेड दैट इफ ए किंग डाइड विदाउट ए चाइल्ड हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर द ब्रिटिश, अगर कोई राजा बगैर संतान के मर गया तो उसके राज्य को अंग्रेजों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, है ना। इस तरह का कानून पास किया अंग्रेजों ने। दिस इज व्हाट दे डिड टू रानी लक्ष्मीबाई, द ब्रेव क्वीन ऑफ झांसी, हु डिड नॉट हैव ए सन। द ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्युपाइड द स्टेट्स ऑफ सतारा and Nagpur under this policy. Whenever a state was occupied by the British, the Indian soldiers in that state lost their job. ब्रिटिश का कब्जा हो गया, सतारा और नागपुर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंडर दिस पॉलिसी, है ना। क्या पॉलिसी बनाई
कि जिस राजा को संतान नहीं होगी उसका राज्य जो है अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा या वह राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। ऐसा नियम बनाया है ना, अपनी कुटिल नीति चलाई अंग्रेजों ने और इस तरह का नियम बनाया ताकि भारत के कई राज्यों को, छोटे छोटे जो राज्य है, जो भी भारत में राज्य थे उस समय, किंगडम थे, उस पर कब्जा किया जा सके। यह नीति थी अंग्रेजों की। Whenever a state was occupied the British, the Indian soldiers in that state lost their job. और जिस राज्य पर ब्रिटिश का कब्जा होता था वह राज्य में काम करने वाले इंडियन सिपाही को नौकरी से हटा दिया जाता था। हम लोग अब आगे इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। आगे पढ़ेंगे कि यही सब कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ, 1857 का रिवोल्ट, है ना। तो उस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।